Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are doing great and I hope you are preparing for your UGC NET exam in a very well manner because a very less time is left with you guys. तो I hope आप सब लोग लगे हुए होंगे और आप अपने जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर रहे होंगे. I know ये एकदम स्पॉन्टेनियसली डेट्स आ गई हैं एंड यू ऑल मस्ट बी नर्वस अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. देन जस्ट बिलीव देयर आर चांसेस दैट द एग्ज़ाम कैन बी कैंसल्ड इफ़ दे आर मास प्रोटेस्ट. अगर मास प्रोटेस्ट होंगे, अगर एक मास बन के लोग बोलेंगे कि हमें एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन कराना है, तो माइट बी द गवर्नमेंट मे लिसन टू द स्टूडेंट्स एंड द एग्ज़ाम माइट बी पोस्टपोन. बट अभी तक ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है. अभी एग्ज़ाम जो डेट्स आई हैं उन्हीं डेट्स पर होगा. तो आप लोग को अपनी तैयारी बिल्कुल स्ट्रेंथन करनी है, अपने रिविजन्स को बैक टू बैक दोबारा करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सॉल्व करेंगे. इसीलिए मैं अपनी सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी कल से, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूँगी. बाकी इस सीरीज़ में मैं आज फिर से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो कि आपके यूजीसी नेट के पेपर में आए हुए हैं. ओके, सो जस्ट स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड. और एक आप कॉपी पेन लेके नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैंने उनके डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं साथ में, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लास्ट एंड मोमेंट पे आप उन स्क्रीनशॉट्स के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं या फिर आप अपने बुलेट पॉइंट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, वो भी बेहतर रहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. पहला क्वेश्चन बोल रहा है द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अ मेजर ऑफ. जो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका थर्ड मोमेंट क्या होता है? तो थर्ड मोमेंट होता है स्क्यूनेस. ओके, इसके अंदर फर्स्ट मोमेंट जो होता है, फर्स्ट मोमेंट मीन खुद होता है. सेकेंड मोमेंट जो होता है मीन का वो होता है सैम्पल वेरिएंस. थर्ड मोमेंट इज स्क्यूनेस एंड द फोर्थ मोमेंट इज कर्टोसिस. ओके, सो आपको इन चारों चीज़ों में से भी अलग से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मोमेंट क्या होता है, सेकंड मोमेंट क्या होता है, थर्ड मोमेंट आपसे यहाँ पे पूछा गया है एंड फोर्थ मोमेंट भी पूछा जा सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्या क्या है. नाउ द सीक्वेंस ऑफ ईज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सॉइल इज, मतलब सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किस ऑर्डर में डिकम्पोज होते हैं. तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है स्टार्च, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड ही होता है मोस्टली, तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है. देन द क्रूड प्रोटीन डिकम्पोजेस, देन हेमीसेल्यूलोज, देन द फैट एंड देन लिग्निन. लिग्निन क्या होता है, बहुत ही रिकैल्सिट्रेंट मटेरियल होता है जो कि मोस्टली कुछ प्लांट्स में मिलता है, ठीक है. प्लांट्स में सेल्यूलोज और लिग्निन का कंपोजिशन होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट होता है, जिसमें से सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, बट लिग्निन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा रिकैल्सिट्रेंट बोला जाएगा इसको, या फिर जो हार्ड टू डिकम्पोज मटेरियल है उसको लिग्निन बोला जाता है. ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स हैज़ द लोवेस्ट हाफ लाइफ पीरियड. तो इसमें C14 है, स्ट्रॉन्शियम 90 है और आयोडीन 131 है और सीजियम 137 है. इसमें से आयोडीन 131 हैज़ द लोवेस्ट हाफ लाइफ पीरियड अमंग ऑल दीज फोर. और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है बाकी के क्या हाफ लाइफ पीरियड्स हैं. सो कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 5730 years. Then strontium 19 has a half life of 29 years. Iodine 131 has a half life of 8 days. And cesium 137 has a half life of 70 days. अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ किसकी होती है, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ इज ऑफ बिस्मथ 209. इट इज़ 2.01 into 10 to the power 19 years. Okay, so it is a very long time. Now, average composition of biodegradable waste in municipal solid waste of India is. जो municipal solid waste जो पूरी इंडिया का है उसमें biodegradable waste का composition 40 to 45% होता है. biodegradable waste जो waste decompose हो सकता है, उस waste का जो composition है municipal solid waste के अंदर वो 40 to 45% है. Now the treatment method recommended for human anatomical waste generated from hospitals is
केमिकल इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि केमिकल डिसइंफेक्शन मोस्टली क्या होगा, हॉस्पिटल के फ्लोर्स को वाइप करने के लिए यूज़ होगा। ऑटोक्लेविंग का क्या पर्पज़ होता है? ऑटोक्लेविंग इज बेसिकली यूज्ड फॉर द sterilization, okay, sterilization of glasswares or sterilization of water or something like that. It is of a sterilization in microbial reference, okay. तो यहाँ पे जो आंसर है आपका, आंसर इज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के अंदर कंबशन होता है एक बहुत ही हाई टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, और कंबशन के बाद जो मटेरियल लेफ्ट होता है उसमें ऐश होती है, फ्लू गैस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। सो इंसिनरेशन को बेसिकली प्रेफर किया जाता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। अब an earthquake measuring over 8 on Richter scale is rated as great earthquake, means the earthquake was great. So यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है रिचर स्केल पे कौन सा नंबर क्या डिस्क्राइब करेगा। सो 1 to 4 आर डिस्क्राइब्ड एज स्मॉल। सो अगर रिचर स्केल 1 to 4 का मेजरमेंट दिखा रहा है तो मतलब अर्थक्वेक क्या है, स्मॉल क्वालिटी का है, ओके। अगर 5 to 6 दिखा रहा है सो इट इज़ मॉडरेट, 7 is major, 8 to 9 is great and 10 is super, okay. So you must remember this table. तो आप देख लीजिए 1 to 4 small आ गया, 5 6 moderate, 7 is major, then 8 9 are great and 10 is super. तो इसमें आप इसको याद रख लीजिएगा। Which one of the following is true when the frequency of occurrence of risk is remote but possible? क्या होता है, कभी कभी रिस्क रिमोट है, मतलब एक दूर की लोकेशन पर हुई है पर वो बहुत पॉसिबल है, तो उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। रिडक्शन मेजर भी उसमें इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, बट वो क्योंकि रिमोट लोकेशन पर है तो उसके लिए इतनी जल्दी हम रिडक्शन मेजर्स नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि वो एकदम से अपीयर हो जाएगी, ठीक है। एंड रिस्क इज अनएक्सेप्टेबल, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस रिस्क को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। रिस्क हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज दिस हैज़ अकर्ड, so risk is accepted is the answer. Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. तो इसमें आपको एक assertion, एक fact दिया गया है, तो हमें बताना है क्या ये fact का जो reason है वो मैच करता है या नहीं। Indirect impacts are more difficult to measure but can ultimately be more important. कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट्स होते हैं चीज़ों के और कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स होते हैं। सपोज हम इन्वायरमेंट पे ही कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं तो उसमें हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट्स पता है कि पॉल्यूशन का हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का हो रहा है। कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी होते हैं जिनको हमारा पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, पर उनको पता लगाना डिफ़िकल्ट है। दे आर डिफ़िकल्ट टू मेजर बट दे आर अल्टीमेटली मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये असर्शन जो है हम इसे मानते हैं। अब रीज़न क्या दिया है, इन एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ इज प्लेंटिफुल सच एज अफ्रीका न्यू रोड्स ऑफन लीड टू रैपिड डिप्लीशन ऑफ एनिमल्स। सो ये भी बात सही है कि जहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत सारी है। सपोज आप कभी एक ऐसे एरिया में गए होंगे जहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत परसिस्टेंट है, एनिमल्स बहुत परसिस्टेंट है, और उस रोड पे से आप जाएंगे तो मोस्टली इट इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि वो एनिमल्स जो है दे डाई इन द रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो कभी कभी रोड एक्सीडेंट्स में एनिमल्स की जो वाइल्ड लाइफ को बिलोंग करते हैं वहाँ की, उनकी डेथ हो जाती है। सो इट इज़ वेरी कॉमन, ओके। सो दिस लीड्स टू रैपिड डिप्लीशन ऑफ एनिमल्स ऑफ दैट एरिया। तो ये भी फैक्ट है, बट डज दिस फैक्ट, दिस असर्शन बिलोंग टू द, मतलब ये जो रीज़न है क्या ये इस असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री ये है जो बोला गया है, बट दिस reason is not correct explanation for the assertion. So the answer is A and R are true, but reason is not the correct explanation for the assertion. Darkest level of associated color RGB would have brightest value equal to 0. Okay, so the brightest value would be equal to 0. And these are the color, RGB color model is used in computers or wherever digital media is being used, मतलब जहाँ पर हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वहाँ पे RGB color model यूज़ किया जाता है, जिसमें R is red, G is green and B is blue. and अगर RGB की वैल्यूज़ इक्वल है तो वो क्या बनाएगा, शेड ऑफ ग्रे बनाएगा, ठीक है। तो जो 0 है इट इज़ द डार्केस्ट लेवल, ओके। The coefficient of performance of wind turbine
for maximum power output is 16/27. Alright, so this is always the coefficient of performance of the wind turbine. So coefficient of performance of wind turbine होता क्या है actually? Power captured by the rotor of the wind turbine. जो रोटर पावर कैप्चर करते हैं डिवाइडेड बाय द टोटल पावर अवेलेबल इन द विंड. पावर कैप्चर्ड और जो टोटल पावर अवेलेबल है, ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ विंड टर्बाइन. सो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 16/27. Which of the following does not have a direct role in climate change? So आपने पढ़ा होगा सल्फेट और नाइट्रेट एरोजोल्स, obviously they affect climate change. Black carbon aerosols they have a major role in the climate change. Surface ozone also the same, but nitric oxide does not have a direct role. It might have an indirect role, but a direct role is not being discussed yet. Okay, so the answer is this is that nitric oxide is the answer. Which method is used to separate molecules on the basis of their sizes? तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आयन के बेसिस पे करेगी. मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज द आंसर विच विल बी सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस. एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मोस्टली क्या होते हैं, किसी मिक्सचर के अंदर अगर आपको कोई सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड प्यूरिफाई करना है तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए वो क्या करेंगे कि वो अमीनो एसिड्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको सेपरेट कर देंगे फ्रॉम द मिक्सचर. ओके, सो अगर आपको मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, सो यू विल बी यूजिंग मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी. और अगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयंस अगर आपको सेपरेट करना है, सो यू वुड बी यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. विच टाइप ऑफ सपोर्ट मीडिया इज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस जो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप न्यूक्लिक एसिड्स को या फिर डीएनए या फिर आरएनए या जो भी चीज़ है उसको आप सेपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सपोर्ट मीडिया लेंगे जिसपे आप अपना जो भी मिक्सचर है जो आपके पास है जिसमें से आपको अपने न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करना है, तो उस मिक्सचर को एक सपोर्ट बेस देना पड़ेगा, एक सपोर्ट मीडिया देना पड़ेगा. तो वो सपोर्ट मीडिया एग्रोस जेल का हो सकता है, पॉली एक्रिलामाइड जेल का भी हो सकता है, और SDS सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉली एक्रिलामाइड जेल का भी हो सकता है जिसको SDS भी बोला जाता है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑलराइट, द वेवलेंथ ऑफ UVA रेडिएशन आर इन द रेंज ऑफ 320 to 400 nanometers. UVA is 320 to 400 nanometers. Then UVB is 280 to 320 nanometers. Then UVC is 100 to 280 nanometers. Now UVC जो होती है वो हाईएस्ट एनर्जी पोर्शन होता है UV स्पेक्ट्रम के अंदर, और UVC आर हार्मफुल फॉर अस फॉर आवर आइज एंड दे मे ऑल्सो कॉज स्किन बर्न्स. तो अगर आपसे कभी पूछा जाए UVA-B-C में से कौन सी डेंजरस है, सो इट इज़ ऑलवेज UVC. ओके, Which of the following categories of plants get benefited more due to elevation of CO2? So CO2 अगर elevation होगा CO2 का तो उससे कौन benefit होगा? C3 plants. So C3 plants वो होते हैं जो कि स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कार्बन फिक्सेशन यूज़ करते हैं. नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस हो रही है मीजोफिल सेल्स के अंदर, स्टोमेटा के अंदर जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हो रही है वो C3 प्लांट्स में होती है. मेजरली ऑल द प्लांट्स आर C3 प्लांट्स. और ये क्या करेंगे, इनिशियल प्रोडक्ट जो होगा कैल्विन साइकिल का वो इनके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होगा. ओके, तो इसलिए ये C3 प्लांट्स है, 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. C4 प्लांट्स में क्या होगा, इनिशियल प्रोडक्ट जो होगा कैल्विन साइकिल का इट विल बी अ 4 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, और C3 प्लांट्स के पास कोई भी मेथड नहीं होता है जिससे वो वाटर का लॉस को मिनिमाइज कर सके. मतलब दे आर नॉट एबल टू क्लोज देयर स्टोमेटा व्हेन एवर दे आर रिक्वायर्ड टू. दे जस्ट डू द फोटोसिंथेसिस इन अ नॉर्मल वे. दे डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर देयर फोटोसिंथेसिस. But the C4 plants, they can control the photorespiration, the losses of water from them by distributing the process of photosynthesis in mesophyll cell and bundle sheath cells. ओके, तो जब बंडल शीट सेल्स के अंदर काम हो रहा है तो मेसोफिल सेल्स को वो थोड़े टाइम के लिए पॉज पर भेज देंगे, जिससे क्या होगा, वाटर के लॉसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे. उसके बाद कैम प्लांट्स आते हैं जिनको बोलते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बेस्ड प्लांट्स.
ये किस में होते हैं? डेजर्ट प्लांट्स होते हैं मोस्टली, जो कि अपनी स्टोमेटा को दिन के टाइम पर बंद रखते हैं और रात के टाइम पर खोलते हैं, जिस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं। तो दिन के टाइम पे क्योंकि डेजर्ट्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वाटर लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, तो वो वाटर को सेव करने के लिए दिन के टाइम पर अपनी स्टोमेटा को बंद कर देते हैं और रात के टाइम पर अपनी स्टोमेटा को ओपन करते हैं। ओके, aquifers that extend continuously from land surface through material of high permeability are known as, land surface से बहुत हाई परमेबिलिटी की मटेरियल तक वो जा रहे हैं। सो दीज आर द अनकन्फाइंड एक्विफर्स। अनकन्फाइंड एंड एक्विफर्स में कोई भी कोई रोक नहीं रहा है उसमें वाटर के फ्लो को। वाटर जो है वो लैंड से आ रहा है, परमिएबल मटेरियल के थ्रू आ रहा है और अंडरग्राउंड जा रहा है। एक्विटार्ड्स क्या होते हैं? एक्विटार्ड्स जो होते हैं दे रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन एक्विफर टू अनदर। एक्विफर बेसिकली ग्राउंड वाटर में जो ग्राउंड वाटर है उसको होल्ड कर रहे होते हैं, मतलब बिलो द सॉइल दे आर जस्ट स्टोरिंग द वाटर ओवर देयर, तो वो क्या होते हैं? एक्विफर्स होते हैं। सो एक्विफर्स, अगर जो एक्विटार्ड होते हैं वो दो एक्विफर्स के बीच में फ्लो ऑफ वाटर को रोकते हैं। उसके बाद आता है एक्विक्लूड। एक्विक्लूड्स में क्या होता है? बहुत सारा वाटर स्टोर होता है पर वो उस वाटर को बिल्कुल भी फ्लो नहीं करने देते, क्योंकि वो खुद इतनी हाई पोरोसिटी के होते हैं कि उस वाटर को अपने तक ही होल्ड करके रखते हैं हमेशा। कन्फाइंड एक्विफर्स क्या होते हैं? वो कन्फाइंड एक्विफर्स इस तरह के एक्विफर्स होते हैं जो कि सैचुरेट हो चुके हैं, वो और पानी ले नहीं सकते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर उनका फुल हो चुका है, उनका स्टोरेज फुल हो चुका है, तो वो सैचुरेशन पर आ चुके हैं। ओके, और वो ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से वो इम्परमिएबल मटेरियल से कवर्ड होते हैं, जिससे वाटर कहीं भी जा ना सके। ओके, तो कन्फाइंड एक्विफर्स वो हो गए जो कि ऊपर और नीचे दोनों जगह से इम्परमिएबल मटेरियल से कवर्ड होते हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स गिवन इन द आंसर्स, और इसका आंसर जो है वो है अनकन्फाइंड एक्विफर्स। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन मराइन इकोसिस्टम आर, मराइन इकोसिस्टम के अंदर साइनोबैक्टीरिया और एल्गी जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ओके, which of the following are used to determine ambient concentration of suspended particular material? SPM का concentration cascade impactor measure करेंगे। ये जेल डाल फ्लास्क जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेंट को एस्टिमेट करेंगे फूड, फर्टिलाइजर्स और अदर प्रोडक्ट्स में। सेची डिस्क जो होती हैं वो वाटर की टर्बिडिटी और ट्रांसपेरेंसी को चेक करती हैं। किसी भी वाटर बॉडी की वाटर ले लेंगे और उसकी टर्बिडिटी और ट्रांसपेरेंसी को चेक किया जाएगा सेची डिस्क के थ्रू। और फॉलोइंग वो मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ शुगर। Which of the following laws states that the solubility of gas in liquid is proportional to the partial pressure of that gas in contact with the liquid? ये आपने हेनरीज लॉ पढ़ा होगा। So this is the हेनरीज लॉ। बाकी सब लॉ अलग अलग है। हार्डी मेनबर्ग इकोलॉजी में आ जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो आपका थर्मोडायनामिक्स में आ जाता है। और हिग्स लॉ, आई डोंट नो अबाउट द हिग्स लॉ, बट हिग्स लॉ इज नॉट बेस्ड इन द एनवायरमेंट perspective. Okay, it is belonging to some other perspective. Mycorrhiza can be used as a biofertilizer because they can fix nitrogen, fix CO2. No, they can solubilize phosphate, which is impossible for any other microorganism. So mycorrhiza are usually used because they can solubilize the phosphate present in the soil. Sequence of chemical constituents in order of their abundance इन मेजॉरिटी ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक इज, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा SiO2 प्रेजेंट होगा, देन Al2O3 प्रेजेंट होगा, देन Fe2O3 एंड देन TiO2। ओके, तो पहले ये ऑर्डर में सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे। द कंट्री विच यूजेज मैक्सिमम न्यूक्लियर पावर इज USA। ओके, और USA के बाद कौन आता है? फ्रांस। USA is number 1, then comes the France, then comes China, and then comes Russia. So these are the top leading consumers of nuclear power in the world, USA being the first. Which bacteria removes copper from low grade copper ore? It is Bacillus thuringiensis. Okay, it is removing copper
from the low-grade copper ore. Given below are two statements, one labeled as assertion and the other. Again ये assertion और reason का question है. Assertion says some plants with mycorrhizal fungi are able to occupy habitats that are otherwise uninhabitable. ओके तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनके साथ माइक्रोरिजल फंजाई प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो वैसे पॉसिबल नहीं है हैबिटेबल बनाने. तो इसका रीजन दिया गया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोरिजल प्लांट इंटरैक्शन इज अटेस्टेड बाय द फैक्ट दैट 95% ऑफ ऑल प्लांट्स हैव माइक्रोरिजा. ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि 95% जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर माइक्रोरिजा होगा. माइक्रोरिजा का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये है कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वो सोल्यूबलाइज करता है फॉस्फेट्स को, तो इसलिए मोस्टली प्लांट्स उसको प्रेफर करते हैं अपने साथ लेना. So both assertion and reason are correct in this question. Okay, so इसमें both A and R are true and R reason is the correct explanation of the assertion given. Which of the following is not a part of geographical information system? So projection is not the part of geographical information system, but overlay, reclassification, measuring distance and connectivity are parts of geographical information system. An interactive association between two population in which one population benefits from the association while the other is not affected is known as commensalism. जब दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में है, एक स्पीशीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरी स्पीशीज बेनिफिट हो रही है, तो उसको बोलते हैं कॉमनसेलिज्म. उसके बाद म्यूचुअलिज्म के बीच में क्या होता है कि दो स्पीशीज़ जब कांटेक्ट में है, एक साथ एसोसिएशन में है, तो दोनों की दोनों क्या हो रही हैं, दे आर बीइंग बेनिफिटेड. ओके, जैसे कि आपने डंकी के ऊपर एक बर्ड को देखा होगा जो कि उसके डंकी के ऊपर से, या फिर आपने राइनोसरस के ऊपर देखा होगा जो कि उस राइनोसरस या डंकी या जो भी एनिमल के ऊपर वो बैठी है उस पे से इंसेक्ट्स को खा रही होगी, और क्या हो रहा होगा कि वो नॉर्मली उसको फीड कर रही है, अपने आप को फीड कर रही है, और जो भी एनिमल है वो इंसेक्ट से अपने आप को मुक्ति पा रहा है, मीन्स इंसेक्ट्स आर गॉन फ्रॉम इट्स बॉडी. न्यूट्रलिज्म के अंदर क्या होता है कि दो स्पीशीज़ के बीच में इंटरैक्शन है, बट कोई दूसरे को एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है. सिम्बायोसिस एक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ रह रही हैं एक एसोसिएशन में. तो म्यूचुअलिज्म, न्यूट्रलिज्म, कॉमेंसेलिज्म, ये तीनों पार्ट्स हैं सिम्बायोसिस के. ओके, तो सिम्बायोसिस इज अ बिगर टर्म विच कंस्टिट्यूट ऑफ म्यूचुअलिज्म, न्यूट्रलिज्म एंड कॉमेंसेलिज्म. अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैन रिमूव suspended solids, bacteria, protozoa, yeah, all of the above. So the answer is all of the above. So what is basically ultrafiltration? Ultrafiltration is a pressure driven barrier to suspended solids, bacteria, viruses, endotoxins and other pathogens to produce water having high purity and low silt density. So ultra purified water is basically used these days for drinking, जो बिल्कुल ही प्योर होता है, उसमें सिल्ट डेंसिटी बिल्कुल कम होती है, वायरसेस, बैक्टीरिया, सस्पेंडेड सॉलिड्स भी प्रेजेंट नहीं होते. So that's all for today. I hope you have understood these questions and I hope I was able to explain the concepts also clearly. So if you like this video then please like, share and subscribe so that जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके और उनके आंसर्स को देख सके. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा देखेंगे या पढ़ेंगे या उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर रिपीटेड, most of the times they are repeated, and I would say just give your best. And as I know you guys might be really very nervous and impatient like what will happen now, so just study with a very free mind and just don't lose hope. Anything might happen. If the exam is going to happen this on the given dates also, then just the exam will be very easy. Okay, and there are more chances to clear the exam this time. So जितना भी टाइम आप लोगों के पास है उस टाइम को अच्छे से पढ़ने में इन्वेस्ट कीजिए. आप इधर उधर टेंशन लेके और
आप टाइम वेस्ट मत कीजिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, आप इस चीज़ में आ गए। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग, बट अगर एग्ज़ाम उसी टाइम पर होना है तो आप लोग को अपनी तैयारी भी उसी तरह से पूरी रखनी पड़ेगी। सो जस्ट गिव योर बेस्ट, स्टडी विद अ वेरी focused way, okay, and I just wish you a very good luck. Thank you for